तो ठीक है, एन टाइप पी टाइप में बता चुका था, आज पीएन जंक्शन है। ठीक है, कल से इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम। तो पीएन जंक्शन में ध्यान दो, क्या होता है पीएन जंक्शन, किसी को पता है? पहली बात तो नोट्स कंप्लीट हो गए ना, रिटर्न वर्क? सर एक साइड। बट आज मैं खत्म कर दूं इसे, ठीक है। तो ध्यान दो, पीएन जंक्शन क्या होता है समझिए। अगर मेरे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इससे मैं एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दूं ऑन द थर्मल एक्सिडेशन में, तो क्या होगा कि जैसे ही मैं एक दूसरे के कांटेक्ट में रखूंगा, तो पता है कि यहाँ पे पी टाइप में क्या होते हैं भाई, किसकी मेजोरिटी होती है, होल्स की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में सॉरी होल्स। सर, होल्स की, होल्स हाँ की। जी, होल्स की मेजोरिटी होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, याद रखना। और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी। मेजोरिटी करिए। मेजोरिटी में होते हैं। एंड होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल, याद रखना। तो जैसे ही अगर मैंने बताया कि व्हेन द डोनर इम्प्योरिटी इज इंट्रोड्यूस वन साइड एंड द एक्सेप्टर इनटू अदर साइड, यानी कि अगर मैं एक साइड में डोनर इम्प्योरिटी कौन से होते हैं, पी टाइप, पता है ना। एक टाइप डोनर, सॉरी, एन टाइप्स एन होते हैं। तो टाइप। हाँ जी, एक साइड में अगर मैं डोनर की इम्प्योरिटी लगा दूं और दूसरी साइड में होल की इम्प्योरिटी लगा दूं, यानी कि एक्सेप्टर की इम्प्योरिटी लगा दूं, तो एक क्रिस्टलाइज कर दूं, तो वो क्या बनाएगा, एक पीएन जंक्शन बनाएगा। सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आर kept in contact to each other in such that there is a migration of majority charge carrier across the junction, then the pn junction is formed। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक पीएन जंक्शन बनेगा। याद है जाएगा, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, पीएन जंक्शन में क्या होता है, आपके पास इसे सिंबलाइज इस वे में किया जाता है। ये जो आपने एरो बनाया है ये पी टाइप के लिए होता है, और ये जो बार बनाया है वो एन साइड के लिए होता है, याद रखना, पीएन जंक्शन। और ये जो एरो होता है वो करंट की डायरेक्शन भी होता है। किसकी डायरेक्शन होता है, कोई बताएगा? करंट की डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है, ये एरो मूवमेंट ऑफ होल, यानी कि मोशन ऑफ होल को रिप्रेजेंट करता है। और होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो जिस डायरेक्शन में होल मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में करंट होगा। याद है जाएगा, पी से एन ये डायरेक्शन ऑफ होल्स को डिनोट करता है। याद है जाएगा, यस सर। ठीक है ना। अब तुम्हारे पास मेन तो यहां से स्टार्ट है, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। मेन टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। क्या होता है पीएन जंक्शन, एक मैं कंसिडर करूंगा एक थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर बफर, एक पूरा का पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर बफर ले लेता हूं मैं। बाय एडिंग प्रीसियसली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, तो उसके एक साइड में क्या कर दिया हमने, ध्यान दो, ये पूरा का पूरा पी टाइप बफर है, इसके ऊपर मैंने एक एन टाइप की डॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी है, पेंटावेलेंट की। तो ऊपर मैंने एन टाइप कर दिया, तो मैं देखूंगा एक लेयर तक, यहां तक की लेयर ये एन टाइप का हो जाता है, और नीचे क्या है, पी टाइप में। तो इसमें एक हल्का सा बफर अगर मैं काट के निकालूं इस साइड में, यूं, ये एक बफर काट के मैंने निकाल दिया, तो ऊपर देखो तो क्या हो गया, एन टाइप, नीचे देखो तो क्या हो गया, पी टाइप। तो इस वे में पीएन जंक्शन बनता है। कोई डाउट है, बताइए। मैंने यहाँ पे बताया कि पूरा का पूरा एक बफर ले लिया पी साइड का, उसके ऊपर एक इम्प्योरिटी स्मॉल अमाउंट में पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दी उसके स्मॉल पार्ट में। तो जब मैं पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी ऐड करूंगा तो एक साइड में क्या बन जाएगा, पी साइड बन जाएगा, दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, एन रीजन बन जाएगा। तो उसी को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। मगर अब एक्चुअली फॉर्मेशन में दो मेन प्रोसेस होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। हालांकि कल मैं इसकी एक मॉड्यूल और दूंगा जिसमें कुछ सॉल्व क्वेश्चन होंगे, आपको वो याद करने हैं, ठीक है ना। कल मैं क्लास में दे दूंगा वो, तो उसे याद भी करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट होगी वो अपने आप। मैं चाहूँ तो कल से अगर मुझे क्लास में क्वेश्चन ही करवानी होगी तो मैं इनके बढ़िया तरह से एक बार याद भी करवा दूंगा साथ के साथ। तो याद रखना दो, अब समझो मेरे पास क्या है, एक पीएन है बस, इसका एक रीजन में क्या है, पी साइड है,
ये है P, और दूसरे रीजन में क्या है, N है। अब P में मेजोरिटी किसकी भी बताएगा कोई? होल। हाँ जी, यहाँ पे मेजोरिटी है होल्स की, और यहाँ पे मेजोरिटी है किसकी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मेशन में दो टाइप के प्रोसेस चलते हैं, कौन कौन से? डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। कौन से दो प्रोसेस होते हैं, कोई बताएगा? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। हाँ जी, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। होगा क्या, जैसे जंक्शन के पास आएंगे, यहाँ पे मेजोरिटी है होल्स की, यहाँ पे मेजोरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो होल इस साइड में मूव करने स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड में डिफ्यूज होने स्टार्ट कर देंगे अक्रॉस द जंक्शन। ये जो बैरियर है इसे कहते हैं पीएन जंक्शन। ये जो बैरियर है इसी को बोलते हैं हम पीएन जंक्शन। तो जब ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर आपस में डिफ्यूज होने स्टार्ट हो गए, तो इस प्रोसेस को तो फिलहाल तो बोलेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ध्यान देना, नियर द जंक्शन होगा क्या, जंक्शन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमोबाइल पॉजिटिव आयन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन की बैक एंड स्पेस। क्योंकि होल इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे इमोबाइल एक नेगेटिव आयन का रीजन बन जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे नेगेटिव आयन का रीजन और इस साइड में पॉजिटिव आयन का रीजन बन जाएगा। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं डेप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं हम इसे, क्या बोलेंगे? डेप्लीशन रीजन। डेप्लीट होना मतलब कम होना। यहाँ पे देखो तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कम हो गया ना भाई, होल यहाँ पे मूव गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, डेप्लीट हो गए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेप्लीशन रीजन। और कई बार डेप्लीशन रीजन की डेफिनेशन आती है, तो वी कैन से इट इज द रीजन ऑफ इमोबाइल आयन। कौन से आयंस का है अभी, इमोबाइल आयन। तुम देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गए, मगर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ये मूवेबल नहीं है, इमोबाइल है। तो ये इमोबाइल आयन का जो रीजन है उसे कहते हैं डेप्लीशन रीजन। अब तुम देखो तो धीरे धीरे यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे? बैरियर पोटेंशियल। हाँ जी, उसे बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। तो अब ध्यान दो क्या है, मैंने क्या बताया कि एच वी नो दैट एन टाइप में क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है और कंसंट्रेशन ऑफ होल कम होती है, और पी साइड में कंसंट्रेशन ऑफ होल ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तुम्हें पता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे यहाँ पे होल्स ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा कि होल डिफ्यूज होंगे, कहां से, पी से एन की ओर। मैंने बताया ना, ये जो होल है वो पी से एन की ओर जाएगा, पी से एन की ओर जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा एन से पी साइड में, पता है ना, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा एन से पी साइड में, पता है ना। दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर गिव्स राइज टू अ डिफ्यूजन करंट। तो पता है जैसे से मेजॉरिटी चार्ज मूव करेगा वैसे वैसे कौन सा करंट बनेगा, एक डिफ्यूजन करंट बनेगा, IDIF, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट आएगा। अब तुम्हें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा एन से पी में, तो अपने पीछे वो एक इमोबाइल डोनर आयन भेज दे, छोड़ देगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इमोबाइल होगा बाउंडेड रीजन में। और ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू डिफ्यूज होते जाएंगे, तो एन यानी कि पी साइड में, यानी कि एन साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो तो एन साइड में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली जब होल डिफ्यूज होंगे पी से एन की ओर, होल जब पी से एन की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास होल जाए तो एक इमोबाइल नेगेटिव आयन छोड़ देगा, जिसे हम एक्सेप्टर आयन बोलेंगे, जो कि अगेन एक इमोबाइल आयन होगा। तो कंटिन्यू मूव करते जाएंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव, पी साइड में एक नेगेटिव जंक्शन, नेगेटिव चार्ज की लेयर डेवलप होती चली जाएगी। तो ये जो स्पेस बना है, स्पेस चार्ज रीजन बना है ऑन आइदर साइड ऑफ ए जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं डिप्लीशन रीजन इज द रीजन ऑफ इमोबाइल्स आयन। जो ये इमोबाइल्स आयन बने उसका जो रीजन है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन होल कंटिन्यू डिफ्यूज होते आ रहे, तो इनकी वजह से ये चार्ज आयंस भी बढ़ते जाएंगे। जब ये चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान दो क्या है,
ये पॉजिटिव, अब क्या फर्दर पॉजिटिव होल्स को आने देगा अपने पास? बताइए मुझे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ना, है ना बेटा? भाई Yes, पहले sir. यहां से होल मूव कर रहे थे पी से, पहले यहां से होल मूव कर रहे थे यहाँ पे, मगर धीरे धीरे पॉजिटिव आयन बढ़ता जाएगा, तो ये पॉजिटिव होल को क्या आने देगा? नहीं आने देगा, मगर ये इलेक्ट्रॉन को इजिली खींच लेगा। भाई पी साइड में इलेक्ट्रॉन भी तो है, मगर वो किसमें? माइनॉरिटी में। और यहाँ पे एन साइड में होल से, मगर वो क्या है? माइनॉरिटी में। तो इसी तरह से ये नेगेटिव, अब इसके इलेक्ट्रॉन को तो आने नहीं देगा, मगर इसके होल को खींच लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये माइनॉरिटी की जो मोशन हो रहा है, इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट। तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अपने आप कंटिन्यू होता जाएगा, मगर जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा वैसे वैसे इमोबाइल आयन का रीजन भी डेवलप होते जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का। जब ये रीजन इनफ डेवलप्ड हो जाएगा, तो उस केस में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ये फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करेगा, मगर माइनॉरिटी, जो वहां की माइनॉरिटी होगी, जैसे कि एन साइड में होल की माइनॉरिटी है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी है, वो उन्हें खींचना स्टार्ट कर देगा। तो उसकी वजह से जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा? ड्रिफ्ट करंट बनेगा। अब आप देखोगे तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन ये है और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन ये है, ड्रिफ्ट करंट की। तो जब ये दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे, अच्छा टाइम के साथ साथ डिफ्यूजन कम होता जाएगा और ड्रिफ्ट बढ़ता जाएगा, मगर जब यहाँ पे याद रखना डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में फुल्ली पीएन जंक्शन डायोड बन चुका होगा, और उस समय फाइनली नेट करंट कितना होगा? 0। याद हो जाएगा? तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कौन कौन से वो दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताइए मुझे। Diffusion and drift. हाँ जी, डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? जो मेजोरिटी चार्ज किया गया है उसकी माइग्रेशन की वजह से होता है अक्रॉस द जंक्शन। जब इलेक्ट्रॉन एन साइड में, क्योंकि मेजोरिटी में है वो माइग्रेट करेगा पी साइड में, तो एन साइड में अपने अपोजिट यानी कि एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा। सिमिलरली जब होल पी टाइप का माइग्रेट करेगा टुवर्ड द एन साइड में, तो अपना अपोजिट चार्ज एक नेगेटिव आयन छोड़ देगा। तो आप देखोगे नियर द अक्रॉस द जंक्शन एक नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का रीजन सेटअप हो जाएगा, उसी रीजन को हम बोलेंगे डेप्लीशन रीजन। नाम डेप्लीशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी अब घटनी स्टार्ट हो गई, तो उसे बोलेंगे डेप्लीशन रीजन। ये इमोबाइल आयंस का रीजन होगा, ठीक है ना। अब जैसे से ये डेप्लीशन रीजन बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव आयंस अब इसके होल्स को, एन साइड का पॉजिटिव आयन पी साइड के होल्स को अब अपोज करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से डिफ्यूजन कम होगा, मगर ये पॉजिटिव आयन पी साइड के इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी में है उसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली जो नेगेटिव आयन है पी साइड का, वो एन साइड के होल्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट बनना स्टार्ट कर देगा, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। वो याद रखना, ड्रिफ्ट करंट हमेशा अपोजिट होगा डिफ्यूजन करंट के। जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो चुका होगा, तो वी कैन से कि देयर इज कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो उस केस में पीएन जंक्शन बन चुका हो, कोई डाउट है? उस केस में पीएन जंक्शन बन चुका होगा। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, याद है जाएगा? बताइए। और जब वो बन चुका होगा इक्विलिब्रियम में नो नेट करंट होगा, याद रखना। ये चीजें यहाँ पे बताई हुई है, बस कोई नेट करंट नहीं होगा। कोई डाउट है? बोलिए बेटा। बोलो बेटा। हेलो, यस सर। कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। सर ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, आपको पता है ये नेगेटिव आयन है। अगर मैं एक बैरियर, ये है बैरियर पोटेंशियल, नेगेटिव आयन की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कम होता है नेगेटिव में, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया? हाई। तो तुम देखो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है ना, तो ये जो हाइट बनी है ना, ये जो हाइट है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, ये होता है बैरियर पोटेंशियल। क्वेश्चन 1 1 2 2 मार्क्स में आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता कि आप बता ना पाओ। ये याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है, सही बताऊं तो ये जस्ट एक बार आपको पढ़ना है। कल क्लास में क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे आंसर देने,
वो शॉर्ट वे में आंसर दिए जाएंगे, वो जल्दी दिए जाएंगे। मगर अभी फिलहाल नॉलेज के लिए आपको सिर्फ पढ़ना है, याद है जाएगा ये। तो बैरियर पोटेंशियल का डायग्राम आया तो बता दोगे भाई, पी साइड में नेगेटिव आयन डेवलप हो गया और एन साइड में पॉजिटिव आयन डेवलप हो गया, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल की हाइट है उसी को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। और याद रखना जब कंप्लीट बन चुका होगा तो उस समय नेट करंट कितना होगा, 0 होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो करवाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 टाइप की बाइसिंग की जरूरत होती है। मेन आता है तुम्हारे पास बाइसिंग। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बताओ चाहिए बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि हाउ ए सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट। किसी एक्सटर्नल सर्किट में कैसे, अब ध्यान दो सेमीकंडक्टर को मैं इस वे में डिनोट करता हूँ, ये पी साइड हो गया, ये एन साइड हो गया। पी के साथ हमने पॉजिटिव लगा दिया, एन के साथ हमने नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पी साइड एन साइड। तो पी के साथ मैंने बताया पॉजिटिव, एन के साथ हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। तो जब अगर मैं इस वे में कनेक्ट करूंगा तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे हम इसे, फॉरवर्ड बायस। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि डायोड में मैंने पी वाली जो जगह है और ये एन वाली, पी वाले के साथ मैंने नेगेटिव लगा दिया और एन वाले के साथ मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ऐसा भी तो हो सकता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक। तो ये वाला जो होगा जब मैं पी के साथ नेगेटिव लगाऊंगा तो इसे बोलेंगे रिवर्स बायस। क्या बोलेंगे हम इसे, रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। हाँ जी, याद है जाएगा, बोलिए बोलिए ना बेटा। यस सर। यस सर। दो टाइप की बायसिंग होती है, एक रिवर्स बायस, एक फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, याद रखना, a PN junction diode is said to be in forward bias if the positive terminal of external battery is connected to the P side and the negative terminal of the external battery is connected to the N side. जब नेगेटिव टर्मिनल को N साइड में लगाऊंगा और पॉजिटिव टर्मिनल को P साइड में लगाऊंगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेमीकंडक्टर यानी कि फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। क्या बताया मैंने, P टाइप को हमने पॉजिटिव के साथ लगाया, N साइड को हमने नेगेटिव के साथ। तो मैंने बताया कि a PN junction is said to be in forward bias if positive terminal of external battery is connected to P side and negative terminal of battery is connected to N side of semiconductor diode। अब ध्यान दो, ऐसा करने से क्या होगा, तो ये 2-3 पॉइंट याद करना, मेन तो इसी पे क्वेश्चन आते हैं। फॉरवर्ड बायस में जो तुमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है वो इस वे में लगाई है कि ये पोलैरिटी, इसकी जो पोलैरिटी है ना वो अपोज करेगी बैरियर पोटेंशियल को। ध्यान दो, तो पता है कि बैरियर इस वे में बना था, समझो ये बीच वाली लाइन है, ये पी साइड था, ये एन साइड था। अच्छा कोई बताएगा बैरियर डिप्लीशन रीजन में पी साइड में कौन सा आयन आया था, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। और पी साइड में पॉजिटिव आया था। पता ना क्यों, क्योंकि पी साइड से इलेक्ट्रॉन जब गया तो अपने पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ गया। तुम्हें पता है कि ये जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, ये क्या इसके होल्स को आने देगा, नहीं आने देगा। सिमिलरली ये जो नेगेटिव है, ये क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स को आने देगा, नहीं आने देगा। ये दोनों ही अपोज करेंगे। कौन अपोज करेगा, ये बैरियर पोटेंशियल। तो जब मैं यहाँ पे इस वे में बैटरी लगा दूं कि पी साइड के साथ पॉजिटिव और एन साइड के साथ नेगेटिव, तो ध्यान दो, क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव इलेक्ट होल को रिपेल नहीं करेगा, बताइए मुझे, करेगा ना। वैसे ये नेगेटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल बैटरी है वो इस तरह से काम कर रही है कि वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पुश करे टू क्रॉस द जंक्शन। हाँ भाई, इसी तरह से कनेक्टेड है ना कि ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पुश कर दे कि भाई जंक्शन को क्रॉस करे, और जब ये जंक्शन को क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब ये जंक्शन को क्रॉस करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो एक्सटर्नल बायस में यानी कि फॉरवर्ड बायस में जो एक्सटर्नल बैटरी है वो इसमें में कनेक्टेड होती है कि उसकी पोलैरिटी अपोज करेगी बैरियर पोटेंशियल को। तो ऑल्सो बैरियर पोटेंशियल को अपोज करेगी तो ऑब्वियसली ये विड्थ जो है बैरियर पोटेंशियल का ये घटेगा। तभी देखो तो यहाँ पे मैंने बहुत कम विड्थ बनाई है। तो याद रखना फॉरवर्ड बायस में डेप्लीशन विड्थ क्या होती है, घट जाती है। याद रखना मैंने क्या बताया
कि डिप्लीशन विथ का जो गैप है वो कम होगा। गैप कम होगा तो तुम्हें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो एक तरह से प्रोपोर्शनल होता है विथ के विथ पे, स्क्वायर रूट ऑफ विथ पे। तो अगर विथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो याद रखना फॉरवर्ड वाइज में कम रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है। मैंने बताया रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड क्या होगा, घटेगा फॉरवर्ड विथ में, और डेप्लीशन रीजन भी घटेगा और बैरियर पोटेंशियल भी घटेगा। तीनों चीजें घटती हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रह जाएगा। क्या क्या घटता है भाई फॉरवर्ड वाइज में? Depletion region, barrier potential. डिप्लीशन विथ भी घटेगी, Yes, sir. हमें तो गर्मी तो होगी। हेलो, हाँ जी, याद हो गया फॉरवर्ड बायस का? हेलो हेलो, यस सर। तो ठीक है, फॉरवर्ड बायस में आपने क्या क्या देखा है? एक तो विथ क्या होती है, घटती है। विथ घटेगी तो बैरियर पोटेंशियल भी घटेगा, तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, और करंट यहाँ पे बढ़ता है। ये ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है, इसी वजह से यहाँ पे जो करंट होता है वो किसमें होता है, इन मिली एमीटर में होता है। किसमें होता है? मिली एमीटर में। जबकि रिवर्स में बहुत कम होता है, याद रखना। अच्छा ये याद रखना, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो होल मूव कर रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से है? अगर आप देखोगे तो कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज क्या जाएगी वजह से, किसकी वजह से? मेजॉरिटी चार्ज क्या। इसी वजह से करंट यहाँ पे किसमें होता है, मिली एमीटर में होता है। जबकि रिवर्स वाइस वो होते हैं जिसमें पी को हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और एन को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। पी को नेगेटिव के साथ, एन को पॉजिटिव के साथ करते हैं। और आप ये भी कह सकते हो पी नेगेटिव के साथ, यानी कि पी टाइप क्या होता है, लो पोटेंशियल के साथ होता है। एन टाइप क्या होता है यहाँ पे, हाई पोटेंशियल के साथ होता है। न्यूमेरिकल ज्यादातर इसके बेस पे आते हैं, तो इसे आप याद कर लेना। कल की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी क्योंकि हम कल ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस में है, तो तुम देखो तो यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, तो क्या ये होल्स को मूव करने देगा? नहीं, ये तो रोक लेगा पॉजिटिव चार्ज को। और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो क्या ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देगा? नहीं, ये भी रोक लेगा इसे। तो क्या यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज क्या ये मूव कर रहे हैं? No, sir. नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जो बैरियर पोटेंशियल का काम था वही काम ये भी कर रहा है। बैरियर भी क्या कर रहा था, मेजॉरिटी को मूव नहीं होने दे रहा था, ये एक्सटर्नल बैटरी भी मूव नहीं हो रही थी। इसी वजह से आप देखोगे तो यहाँ पे विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले इतना विथ था, अब विथ देखो तो ये बढ़ गया। तो यहाँ पे डिप्लीशन विथ क्या होगा, बढ़ेगा। अगर विथ बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, देखो तो अब पोटेंशियल पहले इतना था बैरियर पोटेंशियल, अब जैसे मैंने अप्लाइड कर दिया बैरियर पोटेंशियल इतना हो गया, तो बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। क्योंकि विथ बढ़ गई, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट बहुत कम होगा। और तुम देखो तो करंट होगा भी किसकी वजह से, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव को तो मूव नहीं होने देगा, मगर तुम देखो तो इस नेगेटिव यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देगा, है ना। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव इसके होल को मूव करवा देगा। अब एन साइड में होल क्या होते हैं, माइनॉरिटी में, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी में। यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो किसकी वजह से है, किसकी वजह से भी, माइनॉरिटी चार्ज, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज क्या जाएगी। और माइनॉरिटी चार्ज पहले ही बहुत कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो करंट होता है वो माइक्रो एमीटर में होता है। किसमें होता है, Micrometer. हाँ। ये एक प्रैक्टिकल बच गया है तुम्हारा, तो लास्ट प्रैक्टिकल यही है जिसमें हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस करेंगे। तो अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि मौका मिलते ये वाला प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पे ये जो चीजें मैंने लिखवाई है वो मैंने बता दी तुम्हें। भाई घर पे जरा सी ये दिक्कत आती है, छुट्टी वाले दिन होता है। हाँ भाई लिख लिया है, ये आ गया समझ में। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। किसकी वजह से होती है भाई, Minority charge. और इसी वजह से माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है, आगे बढ़े। ठीक है, अब ध्यान दो आगे। दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है यहाँ पे, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ। यहाँ पे वोल्टेज इस साइड में होती है और ये करंट यहाँ पे होता है।
तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट शोज द वेरिएशन ऑफ फॉरवर्ड करंट विद द फॉरवर्ड पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन। फॉरवर्ड करंट का वेरिएशन विद फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ, इसे क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है, ध्यान देना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपके पास एक डायोड होगा, ये वाला एक सेटअप ना हम एग्जाम में भी करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में है ये तुम्हारे सिलेबस में। यहाँ पे एक वेरिएबल बैटरी है मान लो, और यहाँ पे एक रियोस्टेट है, यहां से कनेक्शन लिया, यहाँ पे ये एमीटर हो गया, और ये यहाँ पे वोल्ट मीटर भी इस वे में। कोई डाउट है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, इस वे में पी एन। तो अब क्या होता है कि कितना करंट जाएगा वो एमीटर मेजर कर देता है, कितना वोल्टेज रियोस्टेट से मैंने लगाया है वो वोल्ट मीटर मेजर कर देता है। तो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर और करंट की रीडिंग होती है। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज चेंज करता रहूंगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होता जाएगा। यू विल ऑब्जर्व कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कुछ इस वे में ग्राफ जाएगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, इसे बोलते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज के बाद ये स्ट्रेट लाइन जाता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये ग्राफ इस एकदम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखना। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज कहते हैं भाई, नी वोल्टेज। उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के बाद ये ऑलमोस्ट नीचे ग्राफ जाता है, और यहाँ पे एक डायनेमिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है। कौन से रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस चेंज होते रहता है वोल्टेज अप्लाइड। तो पता है ना, वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस देता है। देखो तो यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, एंड सो ऑन। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट, ये होता है तुम्हारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस, याद रखना। तो ये ग्राफ आपको बनाने को दिया जाता है, तो आप बना दोगे इस टाइप के ग्राफ को, बताइए मुझे, बन जाएगा ना बेटा? यस सर। और याद रखना ये जो नी वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। कितना होता है सिलिकॉन के लिए, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 से 0.2 वोल्ट होता है, इसे भी याद रखना। जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.2 to 0.3। इसे एक बार लिख लेना ताकि कल में क्वेश्चन करवाऊं तो कम से कम नोट्स तो हो तुम्हारे पास, ठीक है। डायनेमिक रेजिस्टेंस मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस करंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इस वजह से हम यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं इससे, ठीक है। चलो रिवर्स बायस में क्या होता है, आप तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी की वजह से। यहाँ पे इसी वजह से करंट किसमें होता है, माइक्रो एम्पियर में। ये मिली एम्पियर गलत लिखा हुआ, माइक्रो एम्पियर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे वोल्टेज, आप देखोगे कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो पहले तो करंट क्या होगा, सैचुरेशन रहेगा। मगर तुम्हें पता है कि रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज बढ़ाने से हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जब सभी बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड टूट जाएंगे तो उस केस में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट्स व्हाई करंट सडनली बढ़ जाएगा। तो रिवर्स बायस में आप देखोगे तो इस वे में करंट जाके यूं बढ़ता है। यहाँ पे ये जो करंट है वो रिवर्स करंट है, आप इसे लिखोगे रिवर्स करंट, और इसे लिखोगे आप फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, याद रखना इसे, ठीक है। फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट, तो ये कई बार आता है क्वेश्चन। यहाँ पे तुम देखो तो इस वाले रीजन में एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसी भी आई जिसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसपे कि ऑलमोस्ट सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड टूट जाते हैं तो वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर अगर बहुत ज्यादा हुए तो उस समय वो सडनली करंट को कंडक्टिविटी देना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, बहुत। और यही प्रिंसिपल है किसका, रिवर्स जेनर डायोड का। क्योंकि आप देखो तो कितना ही आगे में कितना ही वोल्टेज लगा दूं मगर करंट का जो वेरिएशन होगा उतना ही होगा जितना कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम जेनर वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, जेनर वोल्टेज। हाँ जी, ये वाली स्टेटमेंट एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन का ये आंसर होता है, याद रखना, ठीक है।
तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी बता दिया था। आइडियल डायोड वो होते हैं जो कि जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं फॉरवर्ड बायस में, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करते हैं किसमें, रिवर्स बायस में। क्योंकि रिवर्स में हाई रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट शो करता है रिवर्स में, और फॉरवर्ड में लो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो रेजिस्टेंस शो करता है फॉरवर्ड में, याद रखना। तो ये जो ग्राफ जाएगा कुछ इस वे में जाएगा, इस वे में, ठीक है। ये पूरे डायोड के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट, और यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज है। यहाँ पे अगेन रिवर्स वोल्टेज है, और नीचे क्या है, रिवर्स करंट है। ये करंट होता है माइक्रो एम्पियर में, और ये करंट होता है किसमें, मिली एम्पियर में। अच्छा पता है ना ये मिली एम्पियर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ये माइक्रो में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे करंट किसमें भाई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अच्छा अगला टॉपिक आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। क्या होता है, कोई बताएगा? इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। इनको डायरेक्ट करंट में हाँ, convert एसी को करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करता है। और बताओ चाहिए एक डायोड वर्क करता है रेक्टिफायर की तरह। डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये टॉपिक है मेन। तो प्रिंसिपल क्या है, तो पता है कि एक डायोड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को किसमें, फॉरवर्ड बायस में। तुम्हें पता है ना फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस हो गया तो फुल्ली कंडक्ट कर देगा। अच्छा कोई बताएगा ब्लॉक किसमें करता है, कौन सी बायसिंग में? रिवर्स बायस। रिवर्स में, क्योंकि रिवर्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो करंट कितना हो गया, जीरो। तो याद रखना इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक डायोड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को इन फॉरवर्ड बायस में, और ब्लॉक करता है इलेक्ट्रिसिटी को इन रिवर्स बायस में। ये इसका प्रिंसिपल है। अच्छा दो टाइप के रेक्टिफायर है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता हूँ तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक तो ये ट्रांसफॉर्मर हो गया, याद रखना ये इनपुट एसी अप्लाइड हो गए, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल, और यहाँ पे एक इसमें में यहाँ पे एक डायोड होता है। इसके बेस पे भी काफी क्वेश्चन आए हुए, और ये लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम आउटपुट निकालेंगे, ये भी आउटपुट है, समझिए। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव जंक्शन आया, ये हमने ये इनपुट आया, ये मान लो जंक्शन ए है, ये इनपुट एसी है, इनपुट एसी कहाँ पे, एट जंक्शन ए पे, एट जंक्शन ए पे। तो मान लो इनपुट एसी में पास इस वे में, इस वे में। तो जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पी टाइप और पॉजिटिव, कौन सी बाइसिंग हो गई भी, कौन सी पॉजिटिव पी टाइप के साथ, तो फॉरवर्ड हो गया रिवर्स हो गया, बताइए मुझे। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से, ध्यान से सुनो, फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये कंडक्ट कर देगा, यानी कि आउटपुट में यूं का यूं पॉजिटिव मुझे मिल जाएगा, आउटपुट में यूं का यूं पॉजिटिव मिल जाएगा। मगर अब दूसरा क्या है, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव जंक्शन आया तो नेगेटिव क्या कर देगा उसे, कौन सी बायसिंग हो गई नेगेटिव में, रिवर्स। हाँ जब नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव रिवर्स बायस हो गई, रिवर्स बायस में वो उसे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। देखो तो ये ब्लॉक हो गया। फिर अगेन पॉजिटिव में कौन सी बायसिंग आ गई, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, जिसकी वजह से वो फिर से फ्लो कर जाएगा एज इट इज पॉजिटिव। यस और सर। अब उसके बाद फिर से नेगेटिव आ गया, नेगेटिव और ये पी टाइप के साथ कौन सी बायसिंग आ गई, रिवर्स, तो फिर से रिवर्स ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा। और फिर से तुम देखो तो एक ही टाइप की पोलैरिटी आनी स्टार्ट हो गई ना, तो इसी को बोलेंगे डीसी, सिंगल पोलैरिटी के साथ। और दूसरी बात देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि हाफ ऑफ द वेव गेट रेक्टिफाइड, देखो तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रेक्टिफाइड हुए, तो इसी वजह से इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर कहते हैं इसे हम, हाफ वेव रेक्टिफायर। याद रखना। अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम पीरियड देखो तो इसका भी टी है और इसका भी टाइम पीरियड टी है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी म्यू है। तो हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी, ये आउटपुट आया है वो आउटपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, ये याद रखना। आउटपुट क्या होगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, याद है जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना। नो अब आगे ध्यान दो। यस आपके पास तो ये इसकी फुल्ली वर्किंग मैंने बता दी है कि भाई होता क्या क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे आएगा वो कंडक्ट कर देगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल पे रिवर्स बायस होगी तो वो क्या कर देगा, उसे ब्लॉक कर देगा।
अब अगर मैं फुल वेव में बताऊं तो यहाँ पे हाफ वेव में देखो तो एक ही डायोड लगा हुआ था, फुल वेव में यहाँ पे दो दो डायोड लगे हुए ऊपर और नीचे। यानी कि अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं तो कुछ इस टाइप का होगा। ये इनपुट एसी है, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल, और यहाँ से आउटपुट निकाली जाती है। अब इसके दोनों के दोनों एंड्स पे एक एक डायोड लगा दोगे, और यहाँ पे ये कॉमन जंक्शन है, इसके यहाँ पे आप आउटपुट लोड रेजिस्टेंस लगाओगे और दोनों से इन लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ोगे, आउटपुट आप यहाँ पे लोगे बी आउटपुट। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है ये? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। एक्चुअली ये दोनों के दोनों कौन से ट्रांसफॉर्मर है? स्टेप डाउन। कौन से हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये दोनों के दोनों स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। याद आ जाएगा कौन से ट्रांसफॉर्मर ये दोनों? स्टेप डाउन, क्योंकि ये लो वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करते हैं। तो जंक्शन ए पे ध्यान दो, अगर मैं जंक्शन ए का इनपुट बनाऊं तो कुछ ऐसा जाएगा। यहाँ पे ये जंक्शन ए की बात कर रहा हूं, अगर ए पे ऐसा है तो बी पे क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट जाएगा, इसमें ठीक इसके अपोजिट। यहाँ तक नेगेटिव, फिर यहाँ तक पॉजिटिव, इसमें फिर यहाँ तक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो अपोजिट पोलैरिटी में क्यों जाता है? क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो इस जगह पे क्या आएगा? नेगेटिव। ये जंक्शन बी है, तो देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, ये अगर D1 डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो उसी समय D2 डायोड क्या हो गया अभी? रिवर्स बायस। तो यानी कि ओनली वन ऑफ द डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा, तो दूसरा डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। यानी कि हमेशा पहले मान लो आउटपुट आ गया, अब जैसे यहाँ पे ये जंक्शन ए का मैंने बना दिया है, ये जंक्शन बी का बना दिया है। अब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो ध्यान दो, जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये वाला क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया। यानी कि एक समय पे या तो पॉजिटिव ए पॉजिटिव होगा या फिर बी पॉजिटिव होगा। तो अब अगर मैं देखूं, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे ए पे, अगर ए पे पॉजिटिव आया तो बी पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ए वाला पॉजिटिव है, बी वाला नेगेटिव, तो बी कौन सी बाइसिंग होगी? देख के बताओ मुझे, फॉरवर्ड या रिवर्स? बोलो बेटा, पी के साथ नेगेटिव आ गया ना, तो रिवर्स होगा सर। रिवर्स। और ए वाला क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस हो गया ना, तो ए वाले को कंडक्ट कर देगा। ए का पॉजिटिव है ना, तो आउटपुट हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। इसमें दिखाई दे रहा है? दूसरे केस में अब मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो उस केस में ये वाला पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आती है, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया। अब फॉरवर्ड में कौन सा हो गया? जंक्शन बी वाला। बी वाला डायोड है D2, तो डायोड D2 की वजह से क्या मिल जाएगा मुझे? फिर से आउटपुट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट में ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो ये D1 है, तो D1 की वजह से आउटपुट मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें हमें देखो तो खाली एक ही पोलैरिटी आ रही है, तो ये भी क्या है? DC है। और इसका टाइम पीरियड देखो तो यहाँ पे टाइम पीरियड हाफ हो गया ना, T/2 टाइम पीरियड हाफ हो गया, इसी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल होगी। तो याद रखना, फुल वेव में जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट की वो डबल होती है इनपुट के कंपेयर में। ठीक है, यही चीजें मैंने यहाँ पे बताई हुई है, कल एक दो नोट्स में लिखवाऊंगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव के आउटपुट की कितनी होगी, फुल वेव की कितनी होगी? कोई बताएगा हाफ वेव में कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? सेम सेम होगी। तो 50 की 50, मगर फुल वेव में क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी? डबल डबल हो रही है, इसी वजह से 50 का 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक होता है रिपल फैक्टर। एक्चुअली क्या होता है कि आप देखो तो डीसी तो हमने यूं पढ़ी थी ना, और यहाँ पे मेरे पास इस वे में आ रहा है वेरिएशन में, तो कुछ ये वेरिएशन शो कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई एसी कंपोनेंट भी इसके साथ आ रहा है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? कितना एसी कंपोनेंट है आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर में डिवाइड बाय डीसी कंपोनेंट। किसी भी आउटपुट में, रेक्टिफायर के आउटपुट में कितना एसी है डिवाइड बाय डीसी क्या देगा आपको? रिपल फैक्टर देगा। याद रह जाएगा, एसी डिवाइड बाय डीसी। तो हमें चाहिए क्या? हमें तो प्योरली एसी प्योरली डीसी चाहिए ना, तो हम चाहेंगे कि उसका एसी कंपोनेंट क्या हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए, जीरो हो जाए।
तो याद रखना जितना कम वैल्यू रिपल फैक्टर की होगी उतना ही अच्छा रेक्टिफायर होगा। मैंने बताया स्मॉलर द रिपल फैक्टर बेटर इज द रेक्टिफायर, याद रखना। ना रिपल हटाने के लिए हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं। फिल्टर क्या करता है, जैसे ये जो फ्लक्चुएट होके आ रही है ना, दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड मैंने बनाई हुई है इस वे में, तो वो इसे एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो क्या बन जाए, डीसी बन जाए। तो डीसी बनाने के लिए हम एक आरसी सर्किट लगाते हैं, आर और सी। क्या होता है ध्यान दो, यहाँ पे दोनों ही आएंगे, एसी प्लस में डीसी, एसी प्लस में डीसी। अच्छा कैपेसिटर क्या कर देगा, डीसी को ब्लॉक करेगा या पास होने देगा? पास होने दो। ब्लॉक करेगा वो। डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो इसकी वजह से डीसी तो यहां से निकल जाएगा मगर एसी यहां से निकल जाएगा, और एसी यहां से निकल के क्या होता है, ग्राउंडेड हो जाता है। तो प्योरली अब मैं देखूं तो यहाँ पे कौन सा मिल गया मुझे, प्योरली क्या मिल गया भाई, डीसी, है ना, क्योंकि एसी तो कैपेसिटर से निकल जाएगा, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा मगर एसी के लिए फ्री पाथ प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगाते हैं ताकि इसका रिएक्टेंस क्या हो जाए, 1/ओमेगा c बहुत कम हो जाए, जितना हाई सी उतना ही कम रिएक्टेंस। तो ये एसी के लिए कोई भी रिएक्टेंस ऑफर नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा एसी सी से निकल जाएगा और यहां से मुझे प्योरली रेजिस्टेंस में से डीसी पास करता हुआ दिखाई देगा, डीसी। तो यानी कि हमें एज ए आउटपुट क्या मिल जाएगा, प्योरली डीसी मिल जाएगा। कोई डाउट है? ये है फिल्टर सर्किट, ठीक ना। नाउ इसके बाद तो वापस टाइप्स ऑफ डायोड आते हैं, एक लाइट एमिटिंग डायोड, एक फोटो डायोड, एक सोलर सेल। आपके सिलेबस में जिनर डायोड हटा दिया गया है, अब सिलेबस में है नहीं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से, 3 लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जिसमें से लाइट निकलती है उसे कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। याद रखना लाइट एमिटिंग डायोड इज द डायोड which when connected in the forward bias it emits the spontaneous radiation of visual light। जब मैं इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करूँ तो ये एक स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ विजुअल लाइट देगा, ठीक है, इसे बोलेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। और पता होना चाहिए इट इज इनकैप्सुलेटेड विद द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में इसलिए रखा जाता है ताकि लाइट बाहर निकलती हुई हमें दिखाई दे, ठीक है, सो दैट द लाइट एमिटेड इज विजुअलाइज, याद रखना। नाउ ये तो इसका सिंबल है, अब इसकी वर्किंग क्या है समझो। वर्किंग क्या है, तुम्हें पता है कि अक्रॉस द जंक्शन जैसे मैं फॉरवर्ड बायस अप्लाइड करूंगा, जैसे क्या लगाऊंगा, फॉरवर्ड बायस अप्लाइड करूंगा, तो ये इसके होल्स को मूव करवाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा। तो अब क्या होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो नियर द जंक्शन आप देखोगे तो जब इसके होल यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे होल इकट्ठे होने लग जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन पी में क्या है, माइनॉरिटी में, होल एन में क्या है, माइनॉरिटी में। तो वी कैन से नियर द जंक्शन ये माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी बताइए मुझे, माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पता है ना, क्योंकि होल इस साइड में गया, इलेक्ट्रॉन इस साइड में गया। तो नियर द जंक्शन जब माइनॉरिटी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो माइनॉरिटी वहां की मेजोरिटी के साथ बॉन्ड बना देगा, जैसे ये होल इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देगा। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी, वो एनर्जी हमें दिखाई देती है, वो एनर्जी ही दिखाई देती है। तो मैंने यहाँ पे ये बताया, व्हेन ए डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन साइड मूव कर जाएंगे एन से पी की ओर, जहां पे वो माइनॉरिटी में होंगे, वो होल और पी साइड मूव कर जाएंगे पी से एन, जहां पे वो माइनॉरिटी में होंगे। Therefore, across the junction, the concentration of minority charge carrier increase होगी, और this excess of minority charge carrier near the junction cause करेगा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन को, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बनेगा। और पता होना चाहिए ऑन रिकॉम्बिनेशन द एनर्जी इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में हमें दिखाई देगी, ठीक है। बताओ जी जो एनर्जी ऑफ फोटोन ये जो निकालेगा एच न्यू, वो अप्रोक्सीमेट एनर्जी गैप के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट एनर्जी गैप के इक्वल होगा, याद है जाएगा। अच्छा एलईडी के बारे में कुछ एक पॉइंट्स ये हैं, ये पॉइंट्स याद करने हैं आपको। पहली बात कि एनर्जी सभी की सभी एनर्जी विजुअल लाइट में नहीं आती, हमें एलईडी बनाने के लिए कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज करना पड़ता है जिसका कि एनर्जी गैप, ये याद रखना, कितने के कितने बीच में होगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए, याद रखना। क्योंकि इसी गैप की जो एनर्जी निकलेगी वो विजुअल लाइट में लाइकेगी,
अदरवाइज कोई सी भी विजुअल में नहीं आती, याद रखना, सिर्फ ये वाली रेडिएशन। तो ये क्वेश्चन आता है कि एलईडी के लिए कितना एनर्जी गैप होना चाहिए, तो 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। और ये एनर्जी गैप ज्यादातर किसमें होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या गैलियम इंडियम फास्फाइड, इन दोनों में होता है। याद रह जाएगा, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या फिर गैलियम इंडियम फास्फाइड, याद रह जाएगा। Yes, अच्छा sir. याद रखना। और इनकी जो कलर है ना, वो आर्सेनाइड और फास्फाइड की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसके कलर बनते हैं। तुमने देखा होगा लाल एलईडी या हरी एलईडी, वो डिपेंड करते हैं इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे लेड एलईडी बनानी है तो आर्सेनिक का 0.6 होगा, तो फास्फाइड का 0.4 की रेशियो होनी चाहिए, तब जाके वो रेड एलईडी बनेगा, याद रखना। अच्छा, एक गैलियम इंडियम भी होता है, उसका एनर्जी गैप हो गया 1.4, तो देखो तो क्या वो एलईडी में आएगा, नहीं आएगा, इससे कम है ना। तो इसी वजह से इस टाइप की एलईडी का यूज किया जाता है। वो विजुअल लाइट में तो नहीं आएगा मगर इंफ्रारेड में आ जाएगा। तो इस एलईडी का यूज होता है फॉर मेकिंग द इंफ्रारेड एलईडी। इंफ्रारेड एलईडी ज्यादातर रिमोट कंट्रोल में यूज किया जाता है, वर्चुअल लैब में या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। इसे भी याद रखना, याद है जाएगा, ठीक है। इसके एडवांटेज ये कई याद करने आपको। एक तो लो ऑपरेशनल वोल्टेज चाहिए होता है और लेस पावर कंजप्शन, बहुत ही कम वोल्टेज की जरूरत होती है, पावर कंजप्शन भी बहुत कम होता है। फास्ट एक्शन होता है और नो वार्म अप टाइम, यहाँ पे ये जल्दी गर्म नहीं होते। तुमने अपने घर में भी देखा होगा एलईडी क्या बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, नहीं होते, कोई वार्म अप टाइम ही नहीं है उसका। और फास्ट ऑन ऑफ स्विच कैपेबिलिटी होती है, याद रखना। ये अप्रोक्सीमेट मोनोक्रोमेटिक लाइट का एमिट करता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतने के बीच में लाई करती है। और ऑब्वियसली लॉन्ग लाइफ होता है, देखा होगा एलईडी में कई कई सालों की वारंटी आ जाती है आपके पास, ठीक है ना। ये एलईडी पढ़ना है, ये जो पॉइंट्स बताएं ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक सिंपल फॉरवर्ड वाइज जैसे ही जाता है, ठीक ना, याद रखना ना। एक फोटोडायोड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो में लाइट आती है, लाइट जैसी आएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए जाते हैं एन साइड में, होल्स भेज दिए जाते हैं पी साइड में, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव आयन इकट्ठा होता है। तो ये ही फोटोडायोड होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे दो मेन फिनोमिनन अक्कर होते हैं, एक तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, कैसे, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अच्छा सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी मोर देन क्या होनी चाहिए, एनर्जी गैप के इक्वल होनी चाहिए। अगर इसके इक्वल की रेडिएशन फॉल करती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल के पेयर जनरेट होते हैं, होल, और फिर ये जो जंक्शन का जो फील्ड है वो इस तरह से होता है कि वो होल को इस साइड में भेज देगा पी साइड में, और इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड में भेज देगा, जिसकी वजह से फिर बाद में ये करंट को डिटेक्ट, अच्छा इसका काम है डिटेक्शन का। ये उन्हीं रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी एनर्जी मोर देन एनर्जी गैप की इक्वल होती है, ये भी याद रखना, डिटेक्टर की तरह काम करता है ये। अच्छा, ये हमेशा एक रिवर्स बायस में यूज होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसका वन सेंटेंस में यूज करना कि फोटोडायोड इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस बिकॉज द फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसे याद रखना है इस लाइन को, ठीक है। कल क्वेश्चंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, कल भी समझाऊंगा अभी मैं क्वेश्चन। इसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये आता है, अच्छा कर्व हमेशा हर एक का याद करना है आपको, ठीक है ना, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व याद है जाएगा। एक सोलर सेल भी फोटो सेल की तरह ही काम करता है, तो यहाँ पे भी वही होता है, जैसे ही यहाँ पे रेडिएशन फॉल होगी तो अक्रॉस द जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा एन साइड में, होल मूव कर जाएगा पी साइड में, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आयन इकट्ठे होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आयन। तो जब हमें चाहिए होगी तो ये चार्ज एज ए बैटरी की तरह काम करेगा, और जैसे एक्सटर्नल लोड अप्लाइड होगे तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये सोलर सेल का काम है, ठीक है। घर में आज के छतों पे भी देखते हो आप सोलर सेल। तो वर्किंग यही है कि भाई जैसी रेडिएशन फॉल होगी नियर द जंक्शन तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तीन फिनोमिनन होते हैं, हमेशा याद रखना। एक जनरेशन का, जनरेशन क्या है, जब भी सुटेबल एनर्जी फॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। दूसरा होता है इसका इमीडिएट सेपरेशन का, जंक्शन फील्ड इसमें होगी कि इलेक्ट्रॉन एन साइड में स्वेप्ट कर जाएगा, होल पी साइड में हो जाएगा। तीसरा होता है कलेक्शन का, तुमने देखा हो तो यहाँ पे मेटल प्लेट लगी हुई है नीचे,
ऊपर और नीचे, यहाँ पे बैक कांटेक्ट में, एक ऊपर टॉप कांटेक्ट में, ये दोनों मेटल की है। तो ये क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स और उन होल्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करते हैं तो वो एज ए ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक ना, याद रखना है। तो ये तीन फिनोमिना ये उसमें भी होते हैं, फोटोडायोड और इसकी ऑलमोस्ट सेम है। बस ये याद रखना है, इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व जाता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए क्योंकि ये कहीं से बैटरी, देखो तो यहाँ पे ना तो रिवर्स बायस लगी ना ही फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये तो इकट्ठा करके एक्सटर्नल लोड में सप्लाई कर देता है। तो ये सप्लाई कर रहा है, इसी वजह से इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है ग्राफ, कई बार पूछा गया है। और ये वो वोल्टेज है जो कि ओपन सर्किट में, क्योंकि उसमें करंट जीरो है, और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो होता है, मैक्सिमम करंट होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पढ़नी है, और ये 5 पॉइंट है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के बैंड गैप अप्रोक्सीमेट इतना होना चाहिए, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन मतलब ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने की उसमें टेंडेंसी होनी चाहिए, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और इजीली उसका रॉ मटेरियल मिल जाए, इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 पॉइंट आपको याद करना। एक याद रखना, सुटेबल एनर्जी गैप सोलर सेल के लिए कितना होता है, 1.5 का, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, याद रह जाएगा। यूजेस ऑफ सोलर सेल बताइए, पावर सप्लाई में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज के, आजकल देखे ना कई कैलकुलेटर में सोलर सेल लगे होते हैं, उनमें सेल की जरूरत नहीं होती है। फिर सैटेलाइट में भी यूज होता है, स्पेस व्हीकल में भी यूज होता है, एंड सो ऑन। तो ये चैप्टर इस वे में कंप्लीट है। कल हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे क्लास में। कोई डाउट है किसी को? सर हाँ बोलो बेटा। ये वाली पीडीएफ भेजे हैं जिसमें आपने समझाया। ये वाली पीडीएफ, ये तो बहुत हेवी बन जाएगी भाई, चल भेज दूंगा मैं इसे।